Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya School. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 9 जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर वन और वन्य जीवन के जो संसाधन है यानी कि देखें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या देखा है, तो जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की तो हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है उसके बारे में देखा था। इसी तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इसके अंदर हमने देखा था कि जिस तरह से अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके 3 पार्ट हमें यहाँ पे दिखाए थे। जैसे कि हम देखें तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसी तरह से इसी प्रकार के अंदर ये जो 3 पार्ट्स थे वो थे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से सेकंड उसका पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो राज्य की मालिकी का जंगल होता है, जिस तरह से देखें तो स्टेट फॉरेस्ट होता है, कम्युनिकल फॉरेस्ट होता है यानी कि सामुदायिक जो वन है वो होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट जो होते हैं फॉरेस्ट उसके बारे में हमने देखा था। अभी के हम युग में देखें तो किस तरह से ये जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है उसका विनाश होता आ रहा है। जो वृक्ष के कटने के कारण जो ट्री हैं उसको हम काट रहे हैं, इसके कारण जो वन्य जीव हैं वो अपनी जगह छोड़ के कहीं ना कहीं दूर जाने लगे हैं। इसके कारण ये जो फॉरेस्ट है उस पर अभी खतरा मंडरा रहा है। इसी दौरान हमने देखा था कि इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्शन यानी कि जो निर्वनीकरण की असर होती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्शन के कारण ये जंगल है उसका विनाश होने के कारण इसका क्या असर होती है उसके बारे में हमने देखा था। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो ये वन संरक्षण है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हमने देखा था। वैविध्य सभर वन्य जीव को अलग अलग तरीक़ा से किन किन प्रकार के जो पशु हैं भारत में हम देखें तो 81,251 जितने पशु की और एनिमल की जो प्रजातियां हैं वो हमें इंडिया में दिखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है बर्ड्स और एनिमल जो हमें यहाँ दिखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन यानी कि जो लुप्त होता जा रहा है ये वन्य जीवन, उसके बारे में हमने देखा था। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीजन्स फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव हैं उसके विनाश को हमें रोकने के लिए जो है यानी कि ये जो विनाश होता जा रहा है वो किन कारणों से होता जा रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में हम देखेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 69 पे आप उसे देख सकते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहला उसका जो टॉपिक है हमें यहाँ पे कुछ ऐसी जो कारण है वो दिए गए हैं, तो वो पॉइंट में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे देखें, पहले तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो हंटिंग टू सेटिस्फाइड हॉबी यानी कि हॉबीज़ यानी कि जो शौक होता है, अपनी हॉबी होती है उसको तृप्त करने के लिए, उसे संतोष करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं तो शिकार करने आते हैं। कुछ लोगों को शिकार करने की हॉबी होती है, ऐसी पिक्चर यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे उसका हम पहला टॉपिक है उसके हम देखें तो जंगल के क्षेत्र में घास की जो भूमि होती है यानी कि जो ग्रास लैंड्स होते हैं और जो वाटर साइड होते हैं यानी कि जिस तरह से जंगल के क्षेत्रों में घास की भूमि और जल प्लावित विस्तार के अंदर मनुष्य की दखल के कारण वन्य जीव हैं वो क्या करते हैं अपने प्राकृतिक वारसे को छोड़ते गए हैं, उसके कारण उसमें जोखिम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से हम सेकंड देखें तो जंगल के विनाश में प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखें तो सबसे ज़्यादा असर किस पे होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा असर वन्य जीवों की संख्या घटने पर होती है। ऐसे कौन से कारण के कारण, एक तो है उसकी ग्रास की भूमि यानी कि ग्रास लैंड है और वाटर साइड है, वो सारे एरियाओं के अंदर मनुष्य ने अपनी दखल देने के कारण ये जो मनुष्य हैं तो वो सारी जगहों पे जाने के कारण यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा जो जो वन्य जीव हैं वो उसकी संख्या है वो घटती जा रही है। इसी तरह से थर्ड है
जो बाल होते हैं उसकी खाल होती है। यानी कि हमें यहाँ पे देखें तो हंटिंग द एनिमल्स एंड ऑब्सेंस हेयर, स्किन, बोन्स, होम्स एंड नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो मनुष्य है वो बाल, उसकी खाल, उसकी हड्डियाँ, उसके जो सींग होते हैं उसके ऊपर, उसके जो नेल होते हैं, ये सारी चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य है वो अपनी हॉबी के कारण ये सारी चीज़ों को शिकार के अंदर लेने लगता है। इसके कारण ये जो प्राणी लोग हैं वो अपना जंगल छोड़ के कहीं और जाने लगे हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है कि मनुष्य ने अपने लोभ और लालच के कारण जंगलों के अंदर उसका दोहन, उसकी सड़कें, बहतुकित योजना का निर्माण, खनिज खनन जैसी सारी ऐसी नई वसाहतों का शहरों के अंदर विस्तरण करके वन्य जीवों के निर्वासित किया है। अब यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट है कि फॉरेस्टेबल एंड बीइंग अकॉर्डिंग टू द ग्रास। यानी कि ये जो फॉरेस्ट जंगल के अंदर है वो सबसे ज़्यादा किसका दबाव सबसे ज़्यादा हो गया है, तो मनुष्य का। ये जो घास लेने के लिए आते हैं, अपना जो चूल्हा जलाने के लिए यहाँ से जो बर्तन लेने आते हैं, पशुचारण यानी कि जो उनकी जो पशु होते हैं उसे चराने के लिए यहाँ पे जंगल में लेके आते हैं। इसके कारण जंगलों के अंदर आग और अनेक सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं वो उसको बरक के खा जाती है। ऐसी आग को बच्चे उछलने और उनके जो अंडे होते हैं उसको बचाने के लिए ये उसकी जो राख है वो काम में आती है। इसी तरह से वन्य प्राणी है उसकी संख्या पर भी बहुत सारी नकारात्मक असर हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखें तो अपने कुदरती निवास पे से नष्ट होने के कारण, यहाँ पे दो बेघर होने के कारण ये जो वन्य जीव हैं अपने क्षेत्र में से बाहर आके प्राणी, मनुष्य उसके साथ अतिक्रमण के कारण अपना जो जीव है वो गुमा देते हैं। इसी तरह से यह जो एनिमल है वो क्या करते हैं, हंटिंग टू प्रोसेस टू बायोमेडिसिन ऑफ थिंग्स विच दे परफॉर्म ऑल्सो ब्रिंग ए स्पेसिफाई ऑफ वर्ज ऑफ एक्सटर्मिनेशन। यानी कि ये जो मनुष्य जो प्राणी है वही औषधियों और सुगंधी द्रव्यों को पाने के लिए उसका शिकार और उसकी प्रजाति के विलुप्तता के आगे आ रहे हैं। क्लियर। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे वन्य जीवों का विनाश के कारण यहाँ पे बनाए गए हैं, किस तरह से मनुष्य है वो अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगल के अंदर आने लगा है और उसके कारण ये जो एनिमल है उसकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा घटने लगी है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक पिक्चर दिया गया है, आप देखेंगे ब्लू कलर के बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो थिंग्स टू नो, यानी कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है वो है रेड पांडा की। जो रेड पांडा है वो क्या है, तो रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्टिंग ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास। यानी कि ये जो भारत के पूर्व हिमालय के अंदर शीत के वनों में, यानी कि जो ठंडी जगह के जंगल होते हैं वहाँ पे ये जो रेड पांडा है वो देखने को मिलता है। उनका खुराक क्या है, वो खाना क्या खाते हैं, तो वो मांस होता है, जो बाम्बू होता है उसके स्पोर्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, छोटे छोटे पक्षी खाते हैं, जंतु हैं, वो ये सारी चीज़ें वो रेड पांडा है वो खाता है। उसके दरमियान उसका जो सक्रिय होना रहता है भारत के उपरांत चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के अंदर इसकी बस्ती देखने को हमें मिलती है। क्लियर। किस तरह से यहाँ पे रेड पांडा है उसकी यहाँ पे बात की गई है। रेड पांडा है वो कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है, तो एक तो इंडिया के अंदर भारत में हम देखें तो जो हिमालय है उसके शीत जंगल है वहाँ पे दिखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ऐसे हर एक जगह पे हमें ये दिखने को मिलते हैं रेड पांडा। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम यहाँ पे देखें तो मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वन्य जीव है उसके संरक्षण को किस तरह से हमें बचाने के लिए उसके उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। पहले अपने देखें कि वन्य जीव है उसका कारण क्या है, किस तरह से वो अपने ये जो जगह है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए उसे हम देखें। तो पहला उसका जो टॉपिक है वो है जंगलों के अंदर हमारे दृष्टिकोण से हम देखें तो उसकी मानसिकता को बदलना जरूरी है। इसके लिए मनुष्य को अपने आप में अपनी ये जो आवक पाने की जो इच्छाएं हैं उसका स्रोत है उसको आगे क्या करना चाहिए,
तो मनुष्य को अपनी भूल भरी जो जिंदगी है उसको छोड़ के मनुष्य को जंगलों की ओर नहीं जाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य है वन्य जीवों के लिए अपनी कुदरती आश्रय स्थान को बचाना चाहिए। किस तरह से? ये जो प्राणी को बचाने के लिए मनुष्य को जंगलों में जाना चाहिए नहीं। जंगलों के लिए हमें हमारी दृष्टिकोण है, अपनी मानसिकता है, वो हमें चेंज कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसको जंगलों को किस तरह से लिया गया है, तो जंगलों में अगर पेड़ काटेंगे, एनिमल्स को हम मार डालेंगे तो उसमें से हमें पेड़ में से लकड़ी मिलेगी। मनुष्य की जो हम देखें तो उसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग, हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से हमें उसे देखना चाहिए नहीं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है जंगलों के अंदर तृणाहारी और मांसाहारी प्राणियों का दोनों के बीच का जो संतुलन है वो इसी तरह से रहना चाहिए। जंगलों के अंदर हम देखें तो जल स्रोत होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसको हमें बचाना चाहिए, जिसके कारण पालतू पशु चारण पर वहाँ पे प्रतिबंध आ जाना चाहिए। जो लोग अपने पशु को वहाँ पे चारा चराने के लेके जाते हैं वो उन लोगों को जाना चाहिए नहीं। आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको बचाने का तीसरा उपाय दिया गया है। तो शिकार को बचाने के लिए कड़क कायदे का और उसको सख्ताई से हमें अमल करना चाहिए। इसी तरह से जंगलों के अंदर गैर कायदे से बनता हुआ जो कार्य है उसे हम प्रतिबंध लगा के उसे कड़क में कड़क जो सज़ा मिलती हो वो सज़ा दे के, उसे दंड दे के उसकी जो योग्यता है वो बढ़ानी चाहिए। वन्य जीवों का प्रजनन काल में खलल ना पहुँचे इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद का टॉपिक है कि जंगल क्षेत्र के अंदर मच्छीमारी होती है, यानी कि जो फिशरमैन हैं वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। इसी तरह से वन्य पैदाश को एकत्रित करने के लिए जाते हैं। प्रवासन भी वन्य जीवों को पड़नारी जो असरें हैं वो भी असरों को दूर करके कुछ ऐसे पगली हैं जो भरने चाहिए, जिसके कारण ये लोग हैं वो कहीं तक ना जाएं, तो ये लोग जंगलों की ओर ना जाएं। समाज के अंदर व्यापक रूप से हम देखें तो जन जागृति का कार्यक्रम होना चाहिए। जवाबदार नागरिक के कारण वन्य जीवों के संरक्षण कार्य में हम देखें तो तंत्र जो शिक्षित है, यानी कि जो शिथिल है, उसका दबान हमें प्रामाणिकता के रूप से हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से वन्य जीवों को बचाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से रूप से अलग अलग जो कायदे कानून है उसको मान के जंगलों की प्रजातियां हैं उसे हमें बचाना चाहिए। अब इसी तरह से यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जो हम यहाँ पे देखें तो थिंग्स टू नो गंगा रिवर डॉल्फिन प्लेटेंसिस्टा गैंगस्टर, यानी कि यहाँ पे जड़चर गंगे डॉल्फिन यहाँ पे दिया गए हैं। जो रिवर गंगा में हमें देखें नदियों के अंदर जो डॉल्फिन होती है उसके बारे में देखो दी गई है। तो गंगेस रिवर डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगस्टर, अब भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर ये गंगे डॉल्फिन मीठी पानी की प्रजातियां हैं। सामान्य रूप से हम यहाँ पे देखें तो उंडी और शांत बहन वाली जगह में ये नदी के प्रवाह में ये हमें जो डॉल्फिन है वो दिखने को मिलती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गीच धरती है वहाँ पे वस्ती धराता हुआ प्रदेशों में से गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। नदी के अंदर छोड़ने में आता हुआ ये जो गंदा पानी है, निर्वनीकरण की जो होता हुआ जो कांप और पुराण है, मत्स्य उद्योग है, नदियों में आता हुआ वाहन है, औद्योगिक कचरा, ये सारे कचरों के कारण यहाँ पे इन प्रजातियों पे क्या हुआ तो खतरा मंडरा रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा के सिवाय की चंबल नदी में भी अत्यंत और अल्प बस्ती बची है। इसके कारण बार बार क्या होता है तो श्वास लेने के लिए उसे सपाटी पे सूसू आवाज़ करती हुई स्थानिकों को सोस, सुसु और सुइस ऐसे नाम से भी जानते हैं। हमारे पड़ोसी देश में हम देखें तो बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारी नदियों में से ये भी हमें मिलती है। हाल में गंगा डॉल्फिन का अस्तित्व के सामने खतरा है वो खड़ा हो गया है। क्यों खतरा खड़ा हो गया है? क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं तो हमारे ये जो व्यवसाय है उसमें से जो गंदा पानी होता है उस सारे गंदे पानी को हम कहाँ छोड़ते हैं तो नदियों के अंदर। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो डॉल्फिन है, यानी कि जो मीठे पानी के अंदर रहने वाली ये जो गंगेय डॉल्फिन है उसको
नुकसान पहुंचने लगा, जिसके कारण वो आज उसकी जो प्रजाति है उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी कि वन्यजीव संरक्षण योजना है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हमें अलग अलग परियोजनाओं के बारे में देखना चाहिए। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।